حقيقي انت رفيقي يا صديقي واغلى من خيل حقيقي بدي منك ما تحارمني لا بكل دقيقة تعذبني. लोकसभा में वजीर आजम मनमोहन सिंह ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना, कहा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हेलीकॉप्टर सौदा मामले में सीबीआई आज भी कर सकती है साबिक फिजाइया सरबराह एसपी त्यागी से पूछताछ, सीबीआई ने कल भी की थी पूछताछ। मरकजी हुकूमत ने डीएसपी जियाउल हक के खत को लेकर यूपी हुकूमत से तलब की रिपोर्ट, कहा मुकम्मल रिपोर्ट मरकज के सामने पेश करें। दिल्ली एक बार फिर बनी दरिंदगी की मिसाल, बसंत कुंज में लड़की से इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला सामने आया। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। लोकसभा में वजीर आजम मनमोहन सिंह ने यूपीए हुकूमत की कामयाबियों को गिनाने के साथ साथ बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। उन्होंने एनडीए और यूपीए दौरे हुकूमत का तवाजुन करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत की कामयाबियों को कम करके नहीं आंका जा सकता। दूसरी जानिब किसानों की कर्ज माफी स्कीम में मुबैना बदउनवानियों के सिलसिले में वजीर आजम मनमोहन सिंह ने यकीन दहानी कराते हुए कहा कि किसानों के लिए 52,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की स्कीम में बेजाब्तिगियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाजह रहे कि इस स्कीम के तहत किसानों का कर्ज माफ करने की गर्ज से हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जारी की थी। तो ऐवान में वजीर आजम ने न सिर्फ अपनी हुकूमत की कामयाबियों को गिनाया बल्कि बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका साफ कहना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और यूपीए के कामों को कम करके नहीं आंका जा सकता। साथ ही कर्ज माफी स्कीम में जो बदउनवानी के मामले सामने आए हैं उन पर भी उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जो भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बता दें आपको कि किसानों के लिए 52,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की स्कीम में बेजाब्तिगियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा वजीर आजम ने दिलाया है। और हेलीकॉप्टर सौदा मामले में सीबीआई आज भी साबिक फिजाइया सरबराह एसपी त्यागी और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ कर सकती है। वाजह रहे कि 3,600 करोड़ रुपए के हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले के इल्जामों से घिरे त्यागी भाइयों से कल भी कई घंटों तक पूछताछ हुई थी। दूसरे जानिब साबिक फिजाइया सरबराह त्यागी और उनके तीनों चचेरे भाइयों ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज किया है। उधर मरकजी हुकूमत ने यूपी में डीएसपी के कत्ल को संजीदगी से लेते हुए रियासती हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। जियाउल हक कत्ल मामले में मुदाखलत करते हुए मरकजी हुकूमत ने यूपी की अखिलेश हुकूमत को मकतूब इरसाल करते हुए कहा कि वो मरकज के सामने हादसे की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे और इस बात को यकीनी बनाए कि इस पूरे मामले की सख्ती और संजीदगी से जांच हो रही है। नामानिगारों से बात करते हुए वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला आरपीएन सिंह ने कहा कि यकीनन लॉ एंड ऑर्डर का मामला रियासत का होता है, लेकिन इसके बावजूद हमने उत्तर प्रदेश हुकूमत को लिखा कि वो प्रतापगढ़ में जो हादसा हुआ है उसकी मुकम्मल रिपोर्ट मरकज के सामने पेश करे। और कौमी अकलियती कमीशन के चेयरमैन वजाहतुल्लाह हबीब ने कमीशन की जानिब से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सरबराह जस्टिस मार्कंडे काटजू को एक मकतूब लिखकर इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि दहशतगर्दी की किसी भी वारदात को किसी एक खास फिरके से जोड़ दिया जाता है और मीडिया उसी को निशाना बनाने में जुट जाती है। तो जरूरत इस बात की है कि इस तरह के रुझान को तब्दील किया जाए और इस अमर की हौसला शिकनी की जाए।
और दिल्ली एक बार फिर से दरिंदगी की मिसाल बनी है। जी हां, बसंत कुंज में लड़की से इज्तिमाई असमत-दरी का मामला सामने आया है। मालूमात के मुताबिक मुतासिरा एक बार में काम किया करती थी और उसे कुछ बदमाशों ने अगवा किया और उसकी असमत-दरी की। इस मामले में पुलिस ने 3 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। तो बता दें आपको कि बसंत कुंज का ये पूरा मामला है, जहां एक बार में काम करने वाली एक लड़की को पहले अगवा किया गया और उसके साथ इज्तिमाई असमत दरी को अंजाम दिया गया। 3 लोगों को इस पूरे मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है और उम्मीद की जा रही है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो मालूमात हासिल हुए हैं उसके मुताबिक इन तीनों ने इस लड़की को बार में ही देखा था और देर रात इस लड़की का इन्होंने पीछा किया और इन बदमाशों ने पहले उसे अगवा किया, उसके बाद उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की सिरे से तफसील में जुटी हुई है। अब रुख करेंगे अगली खबर का। मगरिबी दिल्ली में गुज़िश्ता रात बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस टीम पर एक खतरनाक मुजरिम ने फायरिंग कर दी। इससे एक हेड कांस्टेबल शदीद तौर से जख्मी हो गया। मामला मगरिबी दिल्ली के जनकपुरी थाने इलाके का है। यहां पर घेराबंदी के दौरान मुजरिम पुष्कर उर्फ अरविंद ने भागने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल श्यामलाल के हाथ में जा लगी। पुलिस ने बदमाश को असलहा के साथ हिरासत में ले लिया है और इस पर एक्सटॉर्शन के कई मामले पहले से चल रहे हैं। जख्मी हेड कांस्टेबल को गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। और गुज़िश्ता 2 सालों से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से जंग कर रहे वेनेजुएला के सदर शावेज 58 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ने उनके इंतकाल पर गम का इजहार किया है। हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी वेनेजुएला के सदर शावेज के इंतकाल पर अफसोस जताया है। दूसरी जानिब ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने भी शावेज के इंतकाल पर दिली अफसोस जाहिर किया है और बयान में कहा है कि शावेज दुनिया की जालिम कुव्वतों के खिलाफ बेबाक बोलने वाले बहादुर इंसान थे। ईरानी अवाम इस गम में वेनेजुएला के साथ खड़ी है। गुज़िश्ता 2 साल से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से जंग कर रहे वेनेजुएला के सदर शावेज 58 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। दुनिया के बहुत से ममालिक ने उनके इंतकाल पर गम का इजहार किया। वहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वेनेजुएला के सदर शावेज के इंतकाल पर अफसोस जताया है और कहा कि वेनेजुएला ने करिश्माई नेता को खो दिया है, जो अपने पीछे माशरी इंसाफ की काविशों की विरासत छोड़ गए हैं। वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि मैं अपने मुल्क की आवाम की जानिब से उनके खानदान की तसल्ली के लिए दिली अफसोस जाहिर करता हूँ और इस गम की घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सदर बान की मून ने भी शावेज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। दूसरी जानिब ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद ने भी शावेज के इंतकाल पर दिली अफसोस जाहिर किया और अपने बयान में कहा कि शावेज दुनिया की जालिम कुव्वतों के खिलाफ बेबाक बोलने वाले बहादुर इंसान थे और ईरानी अवाम इस गम में वेनेजुएला के साथ खड़ी है। वाज़ेह है, शावेज 2 बरस से ज्यादा अरसे से कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज में मुब्तला थे और क्यूबा में उनके मुताद्दिद ऑपरेशन भी हुए थे। मुल्क के नायब सदर निकोलस ने सरकारी टीवी चैनल पर उनके इंतकाल का ऐलान किया और 7 रोजा शोक का ऐलान भी किया है। ज़राए के मुताबिक नायब सदर निकोलस ने सदर शावेज के इंतकाल का ऐलान करते हुए कहा कि सदर तकरीबन 2 साल से शदीद बीमारी से जंग कर रहे थे और आखिरकार इंतकाल फरमा गए। निकोलस के मुताबिक ओगो शावेज की तदफीन जुमे को की जाएगी। सदर शावेज के इंतकाल की खबर फैलते ही अवाम की बड़ी तादाद दारुल हुकूमत कारकस में वाक़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई और उन्होंने हम सब शावेज के नारे लगाए। दरअसल ओगो शावेज वेनेजुएला और दुनिया भर में एक मुतनाज़ शख्सियत और अमेरिका के बड़े नाक़िद के तौर पर पहचाने जाते थे। मुल्क के वजीर खारजा ने कहा कि ओगो शावेज के बाद मुल्क के नायब सदर निकोलस सदारत इंतखाबात तक ओहदे सदारत पर फायज रहेंगे। दरअसल नायब सदर निकोलस को शावेज का चुना हुआ जानशीन समझा जाता है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि मुल्क में सदारती इंतखाबात कब होंगे। वहीं वेनेजुएला में हिज़्ब मुखालिफ ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हों। वाज़ेह है, शावेज अक्टूबर 2012 में चौथी मुद्दत के लिए वेनेजुएला के सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन खराबी सेहत की वजह से वो उस ओहदे का हलफ नहीं उठा सके थे। ओगो शावेज पिछले 1 माह से मंजर आम पर भी नजर नहीं आए थे। वो गुज़िश्ता माह क्यूबा में कैंसर के इलाज के बाद मुल्क वापस पहुंचे थे, लेकिन उनकी तबीयत संभल नहीं सकी और आखिरकार उनकी जिंदगी ने मौत के आगे घुटने टेक दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
और शामी बागियों के सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा होने के बाद सदर बशारुल असद के वफादार फौजियों ने जंगी तैयारों से बमबारी की है। जराये के मुताबिक शामी बागियों ने मुल्क के शुमाल मशरिक में वाक़े अरकता नामी सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। साथ ही बागी तंजीम जैशुल हुर ने सूबे के गवर्नर और हुक्मरान जमात बास पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सूबे के गवर्नर की गिरफ्तारी के बाद शामी फौज ने इलाके पर बमबारी शुरू कर दी है। शामी बागियों के सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा होने के बाद सदर बशर असद के वफादार फौजियों ने जंगी तैयारों से बमबारी की है। जराये के मुताबिक शामी बागियों ने मुल्क के शुमाल मशरिक में वाक़ अल रख्ता नामी सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। साथ ही बागी तंजीम जैशुल हुर ने सूबे के गवर्नर और हुक्मरान जमात बास पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल सूबे के गवर्नर की गिरफ्तारी के बाद शामी फौज ने इलाके पर बमबारी शुरू की। मौसूला रिपोर्टों के मुताबिक शाम में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मुसल्लह बागियों ने दरियाए फरात पर वाक़ अल रख्ता नामी शहर पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। बागियों के मुताबिक शहर से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ अल रख्ता का सूबाई हवाई अड्डा अभी भी असद हुकूमत की अफवाज के कब्जे में है और उसी फौजी अड्डे से शामी जंगी जहाज लगातार बागियों के कंट्रोल इलाके पर बमबारी कर रहे हैं, जिससे शामी बागियों को काफी मज़ाहमत का सामना है। वहीं शामी बागियों की पेशरफ्त की अपोजिशन जराये के अलावा मकामी बाशिंदों ने भी तस्दीक की है। दूसरी जानिब शामी हुकूमत की तरफ से इस बारे में अभी तक किसी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दरअसल अल रख्ता पर बागियों के कब्जे को इसलिए खासी अहमियत दी जा रही है कि शाम में करीब 2 साल से जारी बगावत के दौरान अब से पहले बागियों ने किसी सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेने का कोई दावा नहीं किया था। वहीं जराये के मुताबिक शामी अपोजिशन के जंगजों ने अल रख्ता पर कब्जे के बाद वहाँ मौजूदा शामी सदर के वालिद का मुजस्समा भी मुनहदिम कर दिया है। शामी सदर बशर असद के वालिद का नाम हाफिज अल असद था। वहीं शामी अपोजिशन ने इसे बागियों की अहम कामयाबी बताया है। बागियों के इस कब्जे के बाद शाम में खुरेजी और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और ट्यूनिस के काबीना के वजीर दिफा अब्दुल करीम अज़ुबैदी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें इस्तीफा देने से रोकने की तमाम तर कोशिशें नाकाम रहीं। जराये के मुताबिक वजीर दिफा सियासी हलकों की जानिब से परेशान थे, इसके चलते उन्होंने ये इकदाम उठाया। उनके बकौल सियासी हलके मुल्क को दरपेश बहरान के हल में मदद नहीं दे रहे थे, जबकि मुल्क को दरपेश सियासी बहरान का हल बहुत जरूरी है। वाज़ेह रहे कि वजीर दिफा फैसला साज इदारों को कई महीनों से मुल्क को दरपेश खतरात से आगाह करते आ रहे हैं, मगर उनकी ये कोशिश रायगा गई। इससे उन्होंने अपना इस्तीफा सदर को सौंप दिया। उनके इस्तीफे ने ट्यूनिसी राय आमा को खौफ से दो चार कर दिया है। समाजी राब्तों की जानिब से उनके ऊपर इस बात का जोर डाला जा रहा है कि वो अपने ओहदे पर कायम रहें। और मस्जिद हराम की तोसी का काम इन दिनों तेजी से जारी है। तोसी काम के तहत गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए जदीद रास्ते बनाए जा रहे हैं और रश से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि हज की जियारत के लिए आने वालों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। मक्कतुल मुकर्रमा में तोसी मस्जिद अल हराम मंसूबे पर इन दिनों दिन रात काम जारी है। मंसूबे के तहत मुसलमानों के मुकद्दस तरीन हरम की शुमाली और जुनूबी सिमत में तमाम मुमकिना हद तक तोसी और नए बैतुल खला तामीर किए जा रहे हैं। मंसूबे में गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए अलग अलग जदीद रास्ते भी बनाए जा रहे हैं। हरम मक्का के मुनफरिद तोसी मंसूबे में हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे, ताकि किसी हंगामी सूरत या बीमार लोगों को रमज़ान और हज के दिनों में गैर मामूली रश के औकात में ट्रैफिक जाम की सऊबतों से बचाते हुए इलाज की खातिर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। ज़राए के मुताबिक तोसी मंसूबे में हरम मक्का के शुमाली और मगरबी सिमतों से पैदल चलकर हरम आने वालों के लिए ज़ेरे ज़मीन खुसूसी सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिसमें सिक्योरिटी के तमाम स्टैंडर्ड्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा। इन सुरंगों में इलेक्ट्रॉनिक बेल्स लगाई जा रही हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तेज और आरामदेह नकलो हरकत में मदद देंगी। इस सर्विस के रूबाअमल होने से हरम में नमाज अदायगी के लिए मजीद जगह पैदा होगी। हालिया तोसी मंसूबे में हरम मक्का आने वाले ज़ायरीन के लिए ज़रूरत की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इनमें ठंडे पानी की सबीलें, वेस्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम और शुमाली कंपाउंड में साया फराहम करने वाली छतरियों का खुदकार निज़ाम खुसूसी तौर पर काबिल जिक्र है। तोसी मंसूबे में 15,000 टॉयलेट्स तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें जदीद तरीन माहौल, ह्यूमन रिसोर्स फ्री खुदकार सफाई का इंतजाम होगा।
मंसूबे में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर कंडीशनिंग का खुद का निज़ाम लगाया जा रहा है ताकि अल्लाह के मेहमानों को हरम मक्का में हक़ उबूदियत की अदायगी में दिली इत्मीनान और जिस्मानी राहत महसूस हो। मंसूबे में आला किस्म का मटेरियल और टाइल्स इस्तेमाल की जा रही हैं। इसमें 75,000 मुरब्बा मीटर की मसाफत पर सर्विस स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें स्टैंड बाई बिजली घर, एयर कंडीशनिंग प्लांट कायम किया गया है, जहां से खुसूसी तौर पर बनाई गई ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के जरिए पूरे तौसीई मंसूबे को बिजली और दूसरी ज़रूरियात बहम पहुंचाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रतिवर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, मंजरनामा देख रहे हैं आप। लीबिया में नए पार्लियामानी साल के आगाज पर मुस्लिम अफराद के पार्लियामेंट पर हमले के बाद इमारत में महसूर होने वाले सदर और अरकान पार्लियामेंट को सदारती बॉडीगार्ड ने बाहर निकाल दिया। मुस्लिम हमले का मकसद पार्लियामेंट्रीज को मुल्क में सियासी तन्हाई का कानून मंजूर करने पर मजबूर करना था। लीबिया में नए पार्लियामानी साल के आगाज पर मुस्लिम अफराद के पार्लियामेंट पर हमले के बाद इमारत में महसूर होने वाले सदर और पार्लियामेंट के बाद अरकान को सदारती बॉडीगार्ड्स ने बाहर निकाल लिया है। मुस्लिम हमले का मकसद मुंतखब पार्लियामेंट्रीज को मुल्क में सियासी तन्हाई का कानून मंजूर करने पर मजबूर करना है। ख्याल किया जाता है कि मुस्लिम अफराद का ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमून से और उन्होंने अपने मुतालबात मनवाने के लिए लीबिया की जनरल नेशनल कांग्रेस का मुहासरा किया था। मुजव्वज़ा मुसव्वदा कानून को गुज़िश्ता वर्ष दिसंबर में मुंतखब ईवान में पेश किया गया था। कानून मंजूर होने की सूरत में मकतूल मर्द आहन कर्नल मोहम्मद क़ज़्ज़ाफ़ी के दौर में उनके हम प्याला और हम निवाला अफराद को किसी भी सियासी अमल में शिरकत से रोका जा सके। वज़ीर आज़म अली ज़ैदान ने बताया कि अपने मुतालबात के हक में मुस्लिम एहतजाज करने वालों ने मुंतखब अरकान असम्बली को बाहर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बताया सूरत-ए-हाल का जायजा लेते हुए मैंने सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके का मुहासरा करने का हुक्म दे दिया था, ताहम कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई थी। लीबी पार्लियामेंट के एक रुकन अब्दुर्रहमान अशातिर ने बताया कि वाक़े के कई घंटों बाद एहतजाज करने वालों ने कम से कम 100 महसूर मुंतखब नुमाइंदों को बाहर से निकलने की इजाज़त दे दी।
ارکان پارلیمنٹ کو سیاسی تنہائی کے مسودہ قانون کی منظوری کے لیے ووٹنگ کرنا تھی، لیکن ایوان کے باہر اس کی منظوری کے حق میں مسلح محاذرین کی موجودگی سے اس پر ووٹنگ مؤخر کر دی گئی۔ مبصرین کے مطابق اس متنازع قانون کی وجہ سے لیبیائی پارلیمنٹ کے اسپیکر المقریب جیسے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ قذافی کے دور حکومت میں بھارت کے لیے طرابلس کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تاہم انہوں نے 80 کی دہائی میں کرنل قذافی کی حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ اور اسی کے ساتھ منظرنامہ میں ابھی کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں نعت پاک کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہیں، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، ہاں مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں، میرا دل ہے یا مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشو نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، ہاں مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ،
شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، شب و روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، یہ پیاس کب بجھے گی، یہ پیاس کب بجھے گی، میرے ساقی مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو درود ان پر، یہ ہے دعا سے بہتر، بھیجو يا صديق وأغلى من خير الحبيب، انزل فيك يا صديق وأغلى من خير الحبيب، بدي منك ما تحرمني، لبي